नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट की। जी हां, दिवाली निकल चुकी है, त्योहार का एक बड़ा हिस्सा निकल चुका है और सबको उम्मीद थी कि रियल एस्टेट ने जैसा शानदार प्रदर्शन पिछले 1-1.5 साल के अंदर किया है, क्या दिवाली पर हम वो पीक बनता हुआ देखेंगे? क्या रियल एस्टेट मार्केट में दिवाली भी जमकर बनेगी? इस बार थोड़ी सी आशंकाएं थी कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट का साइकिल ऊपर जा रहा है, महंगाई का भी एक प्रेशर है, सेंटिमेंट बुरे नहीं है तो बहुत शानदार भी नहीं है, क्या इन सब का इंपैक्ट घर खरीदारों के ऊपर होगा? ये तमाम सवाल मन में थे। तो चलिए आज हम इस रियल एस्टेट की दिवाली पर ही चर्चा करेंगे और इस दौरान आपके लिए, कंज्यूमर के लिए रेफरेंस पॉइंट ये होगा कि अभी तक मार्केट में क्या हुआ है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद इस समय बाजार में क्या हाल चाल है, किस तरह के लोन ऑफटेक्स हैं, आपके लिए लोन लेने के कितने मौके अभी बाकी हैं, लोन कितना महंगा हुआ और आगे कितना महंगा हो सकता है, घरों के दाम बढ़ने की भी बात थी, थोड़े बहुत बढ़ोतरी भी हुई है, कई बढ़ोतरी और होती रहेगी और क्या अभी भी अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए ये मौका उतना ही अच्छा बन पड़ रहा है जितना हम पिछले 1 से 1.5 साल में देख रहे थे? ये कुछ सवाल होंगे, कुछ आंकड़ों के साथ बातचीत करेंगे, जरूर ध्यान से सुनिएगा। हमारे पूरा शो हमारे साथ आज शो में शामिल हो रहे हैं लाइसेंस फोरास के एमडी पंकज कपूर साहब, जो अपनी डिटेल रिपोर्ट के साथ होंगे, Q2 की हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी जी और रूंटा सिक्योरिटीज के एमडी हर्षवर्धन रूंटा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से बात करें, कुछ फिगर्स मैं आपको बता देता हूं यहां पर। तो देखिए कैसी रही है दिवाली। कुछ हालांकि नंबर थोड़े से दिवाली के पहले के हैं, ये Q2 के हैं, यानी कि जो सेकंड क्वार्टर है वो कैसा है इस साल का, इस फाइनेंशियल ईयर का। तो टियर 1 शहरों में बिक्री जो है वो 3% घटी है। थोड़ा बहुत ये मार्जिनल इंपैक्ट आया है क्योंकि इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे ऊपर जाने शुरू हो गए हैं। टियर 1 शहरों में जो है वो जितने घर बिके हैं वो 75,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकी है। नंबर बुरा नहीं है लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं तो थोड़ा नीचे की तरफ जाता है। सिर्फ हैदराबाद एक ऐसा शहर रहा जो, अगर हम 8 बड़े शहरों की बात करें जहां पर नंबर ऑफ होम्स ज्यादा घर बिके हैं, रिपोर्ट कहती है लाइसेंस फोरास की, और अहमदाबाद में सबसे ज्यादा बिक्री घटी है। ये वो शहर है, अहमदाबाद का मार्केट इस दौरान बहुत अच्छा कर रहा था, ये भी हम आपको बता दें। टियर 1 शहरों में कीमतें कुछ ज्यादा नहीं बदली हैं, कीमतों में बहुत ज्यादा अंतर यहां पर नहीं आया है, मार्जिनल इंक्रीज जरूर हमको दिखाई देता है। और अगर हम साल दर साल की तुलना करें तो यहां कीमतों में 7% की वृद्धि देखी गई है। तो ये कुछ मोटे हाइलाइटर हैं इस रिपोर्ट के। इसके अलावा हैदराबाद, अगर हम एक रिकवरी का बात करें तो 52%, लोकल कलकत्ता 33%, एमएमआर 20%। ये आंकड़े जो आपकी स्क्रीन पे लगातार आते रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि यह सीजन कैसा रहा है, सेंटिमेंट के लिहाज से कैसा रहा है, सारी चीजें कैसी रही हैं। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। तो निरंजन जी, हम आपसे ही सबसे पहले पूछेंगे क्योंकि ऑन ग्राउंड आपके सेल्स नंबर बताएंगे कि ये दिवाली कैसी रही है, क्या आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रही है या थोड़ी कुछ कमी रह गई? विपिन जी, आपको ये खुशी होती है आपको बताने में कि हमारे आंकड़े तो जरूर बढ़ गए हैं और भी बात है, ये थोड़ा आश्चर्यजनक मुझे भी लग रहा है क्योंकि जो ब्याज जो बढ़ गए 6.5% से लेके 7.5 पौने 8 तक पहुंच गए हैं, तो ये मुझे तो लग रहा था कि काफी कम हो जाएंगे ओवरऑल सेल्स, लेकिन वो बढ़ गए हैं और दिवाली के मौके पर और भी सेल्स बढ़े हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो जोश रहा है इंक्रीमेंटल रियल एस्टेट में वो अभी भी जाहिर है। और मैं समझता हूं कि जैसे दिख रहा है अभी भी जो इंक्वायरीज चल रही है, जो बातचीत चल रही है हमारे कस्टमर्स के साथ, हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के साथ, तो हम उम्मीद रख रहे हैं कि ये क्वार्टर और भी इसके ऊपर बढ़ने वाले हैं। तो ओवरऑल दिवाली अच्छी रही है और भी रहा है। डर यही है कि जो ब्याज बढ़े हैं वो कुछ उनको जो शॉर्ट टर्म विचार करते हैं, जो आज के बाद विचार करते हैं कि हमारा ईएमआई कितना रहेगा, उनको थोड़ा हिचकिचाहट होता है। लेकिन जो एनबीएफसीज हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, हमारी बातचीत चल रही है कि वो कम ईएमआई बिगिनिंग में रखें और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे ब्याज फिर कम हो जाएंगे वो ईएमआई इक्वलाइज हो जाएगा। तो समथिंग लाइक लोअर ईएमआई इन द बिगिनिंग एंड देन इंक्रीज इन ईएमआई आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स, ऐसे बातचीत हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं। वो शायद ज्यादा उपयोगी होगा क्योंकि लोग घबरा रहे हैं कि आज की तारीख में ईएमआई ज्यादा हो तो हम इसको क्लोज नहीं कर सकते या उनको छोटे घर खरीदने पड़ते हैं।
और अपने कोविड के समय में ओवरऑल देखा जाए तो लोग चाहते थे कि हम कुछ बड़े घर खरीदें, कुछ इंक्रीमेंटल ज्यादा पैसे खर्चा करके उसमें फर्क लेके आए. सो ओवरऑल विपिन जी, पॉजिटिव डायरेक्शन, होपिंग दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्याज कम हो जाएगा. एंड आई थिंक ओवरऑल वॉल्यूम तो ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं है. हैदराबाद ऑफ कोर्स एक्सेप्शनल रहा, पर मुंबई खराब नहीं रहा. मुंबई के तो आंकड़े अच्छे हैं सर. मैं कुछ ग्राफिक्स और दिखा देता हूं यहाँ दर्शकों को. मुंबई में तो हमने लिखा कि हैप्पी दिवाली रही, तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस से जो नंबर आया है वो लेकर आते. मुंबई में 10 महीने की जो बिक्री है उसका रिकॉर्ड यहां पे बना है. 10 महीने में 1 लाख सेल रजिस्ट्री हुई है. 10 साल की दूसरी सबसे बड़ी दिवाली उस लिहाज से. और 10 महीने में जो रेवेन्यू है वो करीब 7300 करोड़ के आसपास टच कर गया. और 10 महीने की रेवेन्यू ग्रोथ है वो 53% YOY रही यहां पर. तो मुंबई के मार्केट के लिहाज से तो दिवाली अच्छी रही है, हम कह सकते हैं. लेकिन हाँ, ओवरऑल जो ट्रेंड बता रहे हैं वो भी Q2 का एक ट्रेंड है. तो पंकज जी इस पे थोड़ी और रोशनी डालेंगे. तो पंकज जी, आपके इसमें अगर मैं अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त तक का ये या सितंबर तक के ये आंकड़े होंगे आपके, उसमें ऑफ कोर्स दिवाली इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन एक ट्रेंड जरूर उसमें दिखाई देता है. क्या आप कहेंगे? देखिए 3% डिक्लाइन मुझे दिखाई दिया. और जो मेरा इंटरेक्शन मॉर्गेज प्लेयर से हो रहा है और हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि ड्यूरिंग दिवाली पीरियड आई एम सेंसिंग दैट कि जो वॉल्यूम है उसमें 10 से 15% की कमी दिखाई दी है. और ये शायद इंटरेस्ट रेट को लेके है. और ये एक मंथ के अंदर जो मंथली वॉल्यूम है उसके अंदर थोड़ा डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है. क्योंकि और जो बात करने पे पता चल रहा है वो ये है क्योंकि दिवाली मंथ में आपके पास 16 दिन की छुट्टियां रही, तो उस पीरियड में ट्रांजैक्शंस कम हुए, उसका एक इम्पैक्ट है. बट ओवरऑल एस्पेक्ट्स ये है कि थोड़े ग्लोबल इकोनॉमिक क्यूज हैं, इकोनॉमिक के जो बातचीत चल रही थी और पिछले महीने तक जो स्टॉक मार्केट का बिहेवियर था, प्लस इंटरेस्ट रेट्स जो ऊपर बढ़ गए, तो एक जो पेंडेमिक पीरियड में एक साइकी बन गई थी कि घर खरीदारों की कि एक अपॉर्चुनिटी टाइम है और अगर हम नहीं खरीदेंगे तो हम एक मिस आउट करेंगे. आप थोड़े प्राइसेस बढ़ने चालू हो गए, इंटरेस्ट रेट भी बढ़नी चालू हो गई, तो जो सब चीजें फेवरेबल इन्वायरमेंट था कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके वो सारी चीजें फेवरेबल अभी इतनी दिखाई नहीं दे रही हैं. तो ये एक है कि कुछ एक कॉशियस कंज्यूमर बन गया है और होल्ड कर रहा है. और जैसे निरंजन सर भी बोल रहे थे कि जो फेंस सिटर्स हैं और जो बॉर्डर लाइन वाले लोग हैं वहां पे इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है. हालांकि अक्टूबर मंथ का में कुछ 10 से 15% का स्लो डाउन दिख रहा है, लेकिन अगर आगे जाके वो रिकवरी होती है, लेकिन इसके बावजूद मेरा अपना अनुमान ये है कि दिसंबर क्वार्टर भी आपको ऐसा नहीं है कि जो मार्च और जून क्वार्टर दिखाई देगा. आपने रजिस्ट्रेशन भी लास्ट 10 मंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो उसमें मार्च और जून क्वार्टर में बड़ी अच्छी सी सेल्स हुई थी और उसके इम्पैक्ट की वजह से टॉप लास्ट के ओवरऑल क्यूमुलेटिव 10 मंथ्स में ओवरऑल ग्रोथ दिख रही है. अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रजिस्ट्रेशन को कंपेयर करेंगे तो जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में देयर वाज अ डिक्लाइन इन द रजिस्ट्रेशन. सो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे दिख रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक के जो वरी रिलेटेड जो प्रश्न चिन्ह बन करके आए हैं उसको देखते हुए थोड़े सेंटीमेंट के ऊपर इम्पैक्ट और इसका ये जो है आपको सेल्स में नजर आता हुआ नजर आ रहा है. जी बिल्कुल. और जहां तक फेंस सिटर्स की बात है, मुझे बिहेवियर समझ में आता है कि फेंस सिटर कभी भी अपना डिसीजन शायद होल्ड नहीं करते, वो तो घर लेना चाहते ही हैं. और हमने देखा कि जैसे ही वो कंडीशन मुफीद हुई थी वो तुरंत आ गए थे बाहर. वरना ऐसा क्या हो गया कि अचानक से जो हम 8-10 साल से इंतजार कर रहे थे वो तुरंत कोविड पीरियड में हुआ, क्योंकि कंडीशंस उनके हिसाब से बन गई, दाम नहीं बढ़े, प्लस उनको इंटरेस्ट रेट वहां पे मिलने लग गया जहां पर ईएमआई उनकी पॉकेट अलाउ कर रही थी. और आई थिंक वही शायद चीज है कि वो थोड़ा भी अगर मार्जिनली ऊपर चला जाता है तो वो फिर शायद स्थिति में नहीं रह जाते और मजबूरन उन्हें फेंस पर बैठना पड़ता है. तो जैसा अभी निरंजन सर भी कह रहे थे कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया है इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल लेंडर से कि भैया आप 1-1.5 साल अगर रख लें, और सही बात है ये इंटरेस्ट रेट फिर से नीचे आ सकते हैं, तो अगर वैसा हो जाएगा तो वो गैप वो जो चाहिए आपको थोड़ा सा कुशन 1-1.5 साल का मिल सकता है. क्योंकि जितनी तेजी से
इंटरेस्ट रेट ऊपर गए, शायद उतनी उम्मीद किसी को थी नहीं। हर्षवर्धन साहब, यही एक कारण रहा कि आपने 6.5% जैसा एक बहुत ही स्वीट इंटरेस्ट रेट देखा, जहां पर सबको लगा कि चलिए अब मेरे बजट में घर आ सकता है, क्योंकि एक जनरल आदमी तो सबसे पहले ईएमआई की कैलकुलेशन करता है, उसको लगता है हाँ भाई ये मैं पे कर पाऊंगा, तुरंत आ जाता है वो लेने के लिए। लेकिन जैसे वो कैलकुलेशन ऊपर चढ़ी तो अब उसकी मजबूरी भी हो जाती है कि क्या करें, कैसे करें। उसमें ऐसी स्कीम जो निरंजन सर ने बताई वो कारगर हो सकती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट रेट देखिए 6.5% पे तो शायद कभी नहीं रहते हमेशा, ये बात तो तय थी, लेकिन वो जिस तेजी से बढ़ गए उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या वापस हम उन्हें थोड़ा सॉफ्टर साइड पे आता हुआ देखेंगे और फिर धीरे धीरे मॉडरेट चेंजेस, उतने में तो व्यक्ति को क्वेश्चन मिल जाता है। वेल विपिन जी, आपने जो मुद्दा उठाया, जो इंटरेस्ट रेट का आपने जो पॉइंट बताया ना, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो अगर हम पहले शुरुआत की तरफ से हम देखें कि एक लेंडर जो बैंक है वो किस बेसिस पे किसी को होम लोन की एलिजिबिलिटी देखता है, तो जो उनकी टेक होम सैलरी है, जो भी इनकम है उनकी, उनका बैंक ये अज्यूम करता है कि 50% तक वो ईएमआई के रूप में दे सकते हैं। तो मान लीजिए कोई इंसान अगर 50,000 रुपए कमा रहा है तो बैंक ये देखती है कि ये 25,000 रुपए तक ये ईएमआई दे सकता है, तो उनकी लोन एलिजिबिलिटी उतनी ही होती है जितनी 25,000 की ईएमआई हो सकती है। अब क्या हुआ है कि इंटरेस्ट रेट जो 6.5% जो बॉटम हिट हुआ था, वहां से अभी ये लगभग 8% तक भी पहुंच गया। 8 से भी कई बैंक हैं जो उससे ज्यादा ब्याज चार्ज करते हैं। तो अब इम्पैक्ट जो आता है, जो पेमेंट का इम्पैक्ट है ईएमआई पे, अगर मान लीजिए किसी ने 50 लाख का लोन लिया था और 20 साल का लोन है, अगर इंटरेस्ट रेट 100 बेसिस पॉइंट बढ़ते हैं, अगर 1 परसेंटेज पॉइंट बढ़ता है, तो ईएमआई का जो इम्पैक्ट है वो करीबन 2,500 से 3,000 रुपया बढ़ जाता है। तो ये एक इम्पैक्ट है कि आपकी जो आउटफ्लो है वो बढ़ गया। और दूसरा, जो हम इन्फ्लेशन का माहौल देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है फॉर ऑल डे टू डे एक्सपेंसेस। अगर आप घर खर्च की बात करें तो महंगाई बढ़ रही है, तो वहां भी कैश फ्लो में बहुत ज्यादा असर आया। और इसी कारण से आप देखेंगे जो फेंसिटर्स की हम बात कर रहे हैं कि भाई वो अभी प्लंज नहीं ले रहे हैं कि भाई जाके हम खरीद लें। अब ये जो आपने सवाल पूछा कि इंटरेस्ट रेट जिस हिसाब से बढ़े हैं, वो तो तुरंत बैंक ने बोरोवर्स पे पास ऑन कर दिया। लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि जब भी इंटरेस्ट रेट घटते हैं, मान लीजिए अगर शार्प फॉल भी आता है, तो बैंक्स में ये इंटरेस्ट रेट का गिरने का जो फायदा है वो बोरोवर्स पे, जिन्होंने लोन ले रखा है, उनको फायदा तुरंत नहीं देते हैं। ये इनफैक्ट एक बहुत ही पेरेनियल प्रॉब्लम है जो हमने देखा है कि अगर एक बोरोवर को पता चलता है कि ब्याज दरें गिरी हुई है और फ्लोटिंग रेट पे भी है, तो उन्हें बैंक को स्पेसिफिकली एप्लीकेशन देकर रिमाइंड करना पड़ता है कि हमारा भी इंटरेस्ट, हमारा भी ईएमआई आप घटाएं। तो मेरा मानना यह है कि जितना भी हम थ्योरी में बात करें कि इंटरेस्ट रेट घट रहा है तो उसका फायदा वापस बोरोवर्स को मिलेगा, वो इम्पैक्ट और वो ट्रांजिशन आते हुए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आएगा ये, बट कितना जल्दी, कितना इफेक्टिवली और कितना पास ऑन किया जाएगा, वो एक सवाल हमेशा रहता है। जी, तो निरंजन जी, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? क्या मतलब, देखिए बैंक्स के लिए भी ये बहुत अच्छा हो रहा था कि उनके इतने बढ़िया लोन ऑफटेक हो रहे थे, उन्होंने भी ये टाइम बहुत वक्त से नहीं देखा था जितना बढ़िया उनको पिछले 1.5-2 साल में मिला। तो कहीं भी अगर उनको गुंजाइश होगी कि वो कम से कम अपना जो होम लोन पोर्टफोलियो है वहां पर अगर थोड़े रेट सॉफन कर दें, अगर आरबीआई करता है, तो वो फिर अपने ग्राहकों को ज्यादा वॉल्यूम करके वहां से कुछ करने की कोशिश करेंगे। क्या अप्रोच रहेगी बैंक्स की? विपिन जी, आपको ये भी पता होगा कि लगभग ओवरऑल जो लेंडिंग रहा है अगले 6 महीने में, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होम लोन सेगमेंट में लगभग 20% की तरक्की हुई है। मींस ओवरऑल अमाउंट ऑफ लोन जो दिए, ओवरऑल मार्केट 10-15% इंक्रीज हुआ होगा, लेकिन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो लेंडिंग है ऑलमोस्ट 20% तक बढ़ गई है ये 6 महीने के अंदर। तो ओवरऑल रिटेल लोन्स काफी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रुचि रख रहे हैं कि ये हो। दूसरी बात है कि जो एनपीए है होम लोन्स में वो 2% से कम है, और एचडीएफसी जैसे बैंक हैं उनको 1%, एसबीआई का भी 1% से भी कम है। तो वो भी चाहते हैं कि हम होम लोन्स, रिटेल लोन्स के पोर्टफोलियो को बढ़ा दें। और इसलिए मैं समझता हूं कि जो हम सुझाव दे रहे हैं कि और ईएमआई शॉर्ट पीरियड के लिए कम हो, तो वो डेफिनेटली यूज करेंगे दोनों बातों के लिए, क्योंकि उनको फायदेमंद ये है कि वो ये पोर्टफोलियो बढ़ा सकेंगे। नंबर 2, उनके एनपीए कम है, क्योंकि आप दूसरे कोई भी सेक्टर देखें जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेंडिंग करते हैं, वहां एनपीए सब 10%, 5%, 10%, 15% तक है, लेकिन होम लोन्स में ये शिकायत नहीं होती।
तो मेरे अंदाज से बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आज एक दूसरों को चैलेंज कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं कि हम होम लोन्स के क्षेत्र में ज्यादा पैसे हम दे दें, और अलग अलग स्कीम्स भी कर रहे हैं। जैसे एसबीआई और दो बड़े बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो कम ब्याज में वेनिला लोन्स देते हैं, लेकिन दूसरी जो एनबीएफसीज हैं वो ऑल स्ट्रक्चर्ड लोन्स भी देते हैं। जैसे कमर्शियल लोगों को ब्याज चाहिए, या जो बड़े टिकट के लोग हो, या जो होम लोन्स कमर्शियल यूज के लिए छोटे व्यापारी कर रहे हैं। तो मेरे अंदाज से ये कॉम्बिनेशन आप देखा जाए तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बहुत ही ये सेक्टर से लाभ हुआ है कि उनकी पोर्टफोलियो भी बढ़ी है और उनकी कमाई भी बढ़ी है। जी, चलिए ठीक है। तो अब बैंक्स, मुझे लगता है कोशिश उनकी पूरी रहेगी कि जो ग्राहक उनके पास एक फ्लो आ रहा था वो वापस आने लगे। अगर आरबीआई की तरफ से कुछ सॉफ्टनिंग होती है तो वो भी शायद इस बार पास ऑन करते हुए दिखाई दें, वी होप सो। एक छोटा ब्रेक यहां पर लेंगे, ब्रेक के बाद एक बड़ा सवाल अपने तीनों पैनलिस्ट से पूछेंगे कि क्या जो लोग घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए अभी भी मौका है, ये सिर्फ दिमाग पे हावी है कि लोन ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, या वो अभी भी जाएं और थोड़ी बहुत खोजबीन करें तो उन्हें अपने रेट पे प्रॉपर्टी, एक बढ़िया लोन और एक मौका, एक अच्छा ऑफर मिल सकता है, या जैसा अभी था कि भाई 1-1.5 साल तक हो सकता है आपको वही ब्याज दर देनी पड़े जो पहले चल रही थी। तो ये तमाम चीजें, ये पूरी बातचीत जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हम बात करें कि रियल एस्टेट की दिवाली कैसी रही। अगर हम एक रिपोर्ट भी यहां पर ले रहे हैं जो कि सेकंड क्वार्टर्स के नंबर बताती है, वहां पे थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चलते प्रॉपर्टी की जो बिक्री है उस पर दबाव दिखा, लेकिन कुछ जगह से जो नंबर्स हमें बाद में मिले उसमें दिवाली का चीज अच्छी है। लेकिन कुल मिला के हमारे लिए तो बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या जो व्यक्ति घर खरीदना चाहता है, जिसका मन है कि वो घर ले ले, लेकिन क्या ऊंचे इंटरेस्ट रेट उसे रोक रहे हैं, क्या ये जो महंगाई वाला सिनेरियो है वो उसे रोक रहा है, ये सब चीजों के चलते अगर किसी को घर खरीदना है तो उसके लिए क्या रास्ते बचते हैं। चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो पंकज जी, यही एक बड़ा सवाल रहेगा कि क्या जो लोग अभी भी घर खरीदना चाहते हैं, वो क्या है, कई बार सेंटीमेंट ऐसा हो जाता है कि अरे इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चला गया है, और वाकई में उनकी ईएमआई जब वो कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि भाई ये तो शायद मेरे लिए टफ हो जाएगा। हर्ष जी जो अभी बता रहे थे कि डे टू डे एक्सपेंसेस नो डाउट बढ़े हैं, रोजमर्रा के खर्चे, तो वो जो जिसे हम फेंस सीटर कह रहे हैं या फिर जो आम व्यक्ति, उसके लिए थोड़ा टाइट हो जाता है वो मार्जिन, लेकिन क्या मौका उसके लिए अभी भी बनता है? बिल्कुल बनता है। और मैं अगर एक बात बोलता हूं कि आज भी डिस्पाइट जो इंक्रीज हुई इंटरेस्ट रेट, इसके बावजूद भी जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस है, और अगर इंटरेस्ट एडजस्टेड अफोर्डेबिलिटी में देखते हैं तो आज भी अफोर्डेबिलिटी प्राइसेस से थोड़ी ज्यादा, और यही कारण है कि मुझे थोड़ा प्राइस में अपसाइड स्कोप दिखता है, मार्जिनल। ये नहीं लगता है कि बिल्डर के पास स्कोप है कि 10% 20% प्राइसेस बढ़ाएं, लेकिन 4 से 5% की इंप्रूवमेंट प्राइसेस में दिखती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पिछले 2 दशक के बाद आपको इस तरीके की पैरिटी दिखाई देती है प्रॉपर्टी प्राइसेस और अफोर्डेबिलिटी में। और इंटरेस्ट रेट का जो आज के दिन आउटलुक चल रहा है, ऐसा तो हर एक घर खरीदार के जो परचेजिंग के जो होम लोन का जो दरमियान रहता है, उस पीरियड में जो है उसको वो महसूस होता है। कभी ना कभी तो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते हैं, वो साइक्लिकल होते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी अच्छी है, रिस्क फ्री है, बिल्डर सही है, तो मुझे लगता है आज भी प्राइस प्रोडक्टिव है। और दूसरी बात एक और भी है कि न्यू लॉन्चेस अनप्रेसिडेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, और बिल्डर अपनी तरफ से स्कीम्स और ऑफर दे रहा है। तो खाली इंटरेस्ट रेट को ना देखें, लेकिन आप अपनी अफोर्डेबिलिटी जरूर देख लें, आप अपनी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटीज देख लें। अगर आप ये सोचते हैं कि आप घर खरीदने के लायक हैं और आपकी फ्यूचर जॉब सिक्योर है और आप उसकी ईएमआई को अफोर्ड कर सकते हैं, तो जरूर मैं ये बोलूंगा कि आज भी बड़ा ही अपॉर्चुन टाइम है और एक अच्छा मौका है। एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से आप आज भी घर खरीद सकते हैं। तो या हर्षवर्धन हमारे जाने माने फाइनेंशियल प्लानर, हर्षवर्धन क्या कर सकते? देखिए हसरत सबकी रहती है कि वह घर ले लें, समय भी अभी लगातार बढ़िया चल रहा था, थोड़ी बहुत चीजें बदली हैं, लेकिन क्या वो उपाय हो सकते हैं जिससे आप रास्ता निकाल लें घर खरीदने का? देखिए नितिन जी, घर खरीदने का जो डिसीजन है ना, वो 2 तरीके के हैं। एक है जो आप सेल्फ ऑक्यूपेंसी के लिए बात करते हैं, और दूसरा है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए बात करते हैं।
तो अगर हम सेल्फ ऑक्यूपेंसी की बात करें तो इसमें ना सिर्फ फाइनेंशियल कंसिडरेशन नहीं देखा जाता, इसमें बहुत सारी अलग चीजें देखनी है कि आपको वो घर पसंद आना चाहिए, वो लोकेलिटी पसंद आनी चाहिए, एक गुड वाइब्स आनी चाहिए। अगर आप कोई जगह को देखते हैं, कोई लोकेलिटी और कोई फ्लैट में जाते हैं, कोई प्रॉपर्टी पे जाते हैं, तो आपको अच्छी वाइब्स आ रही है, आपको फीलिंग अच्छी आती है। तो ये सारी चीजें अगर आप सेल्फ ऑक्यूपेंसी की पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको ब्याज दरें इमटेरियल हो जाता है, क्वाइट ऑनेस्टली। आपको अफोर्डेबिलिटी कैसी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको लेना ही और आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं तो आप अफोर्डेबिलिटी को कैसे मैनेज करेंगे, उसके 2-3 तरीके हैं। एक है कि आप अपनी ईएमआई का अमाउंट जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन आप अपना लोन जो है वो बैंक से बात करके 20 साल का ना लेके उसे 25 साल का ले सकते हैं, ताकि आपका ईएमआई जो है वो वही रहे डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट गोइंग अप। तो अगर आपको माहौल बाकी सब कुछ अच्छा लग रहा है और घर लेना ही है तो सेल्फ ऑक्यूपेंसी, देन आपके पास ये एक तरीका है जिससे आप ईएमआई कांस्टेंट रख सकते हैं, लेकिन टेन्योर को आपको बढ़ाना होगा। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आप ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि आगे जाके ब्याज दरें घटेंगी और उसका फायदा मुझे मिलेगा, लेकिन कभी भी एक प्रूडेंट फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट से आप फ्यूचर के बेनिफिट के लिए करंट एक्सपेंसेस अपने हाथ पे नहीं, अपने सर पे नहीं लेंगे। आपको ये समझना है कि ये मान के चलिए कि अगर ब्याज दरें इतनी रहेगी या इससे बढ़ेगी तो क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। घट गई तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट इज ऑलवेज वेलकम। लेकिन अगर कोई कारण से आपने एस्टिमेट किया था कि आगे जाके ब्याज दरें घटेंगी और उस बेसिस पे आपने ज्यादा ईएमआई आज ले ली, तो ये अच्छा तरीका नहीं है। आपको हमेशा कंजर्वेटिव अप्रोच रखना है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि इतना रहेगा या इससे बढ़ेगा, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप फिलहाल मत जाइए। या तो अपनी बैंक से बात करिए, जैसे मैंने कहा कि अपना लोन का टेन्योर बढ़ा दे ताकि इंटरेस्ट जो ईएमआई अमाउंट है वो कांस्टेंट है। तो ये एडवाइस रहेगी उनके लिए जो घर सेल्फ ऑक्यूपेंसी लेना चाहते हैं, उसमें फाइनेंशियल कंसिडरेशन को आपको थोड़ा नजरअंदाज करना होगा। ठीक है, अगर आप प्योर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तब फाइनेंशियल कैलकुलेशन से आप ज्यादा डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो एट लास्ट निरंजन सर, मैं थोड़ा यहां से फ्यूचरिस्टिक सवाल कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो बहुत ही पॉजिटिव हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो इंटरेस्ट इन हाउसिंग बढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास की डेमोग्राफिक्स बढ़ रही है, लोगों को ये इच्छापन हो रही है कि हम नए घर खरीदें और उनको ज्यादा एमिनिटीज चाहिए। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सपैंड कर रहे हैं उनको लेंडिंग ये सेक्टर के लिए, तो ओवरऑल तो डिमांड डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात, छोटी बात पर मैं हर्षवर्धन सिंह से थोड़ा सहमत नहीं हूं। वो क्या है कि जब हम घर खरीदते हैं ना तो कभी कभी हमें थोड़ा कुछ स्ट्रेच ज्यादा करना है क्योंकि क्या है कि घर तो लाइफ टाइम में एक ही बार लेते हैं, तो ज्यादातर हम घर स्ट्रेच करते हैं और उम्मीद करते हैं हम कुछ बाद में कुछ बेच देंगे, कुछ और पैसे आ जाएंगे, कुछ शेयर्स बेच देंगे। इसलिए मैंने देखा है जब हम घर खरीदते हैं ना, कोई भी लेवल के लोग घर खरीदते हैं तो वो थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ता है और ये स्ट्रेच मैंने सबके हाथ में देखा है, वो अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, अफोर्डेबल हो, कहाँ भी हो, कि घर खरीदने के टाइम कुछ स्ट्रेच करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट के टाइम पर बराबर है हर्ष जी की बात कि वो रिटर्न ऑन कैपिटल ओवरऑल क्या करते हैं, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा है। तो मैंने देखा है जब मैं भी घर खरीदता हूँ या कोई भी घर खरीदते हैं तो वो हमेशा मैं देखा हूं, अभी तक तो जितना भी मेरा अनुभव रहा है जी बिल्कुल। हम तो सर चाहेंगे कि सब लोग जिनकी भी हसरत है कि वो उनका अपना घर हो, और इनफैक्ट ये सभी की होती है, तो जरूर पूरी हो। एक वक्त हम जरूर ऐसे में चल रहे हैं जहां इंटरेस्ट रेट थोड़े ऊपर जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि देश की इकोनॉमी को, उसके विकास के इंजन को भी गति देनी है, तो जैसे ही थोड़ा समय मुफीद होगा, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आरबीआई के मन में भी या दिमाग में भी बात होगी, वो इंटरेस्ट रेट को सॉफ्टन करेंगे। और बैंक्स जिनका इतना अच्छा होम लोन पोर्टफोलियो बन पड़ा है, जैसा सर बता रहे थे ग्रोथ 30% की हो रही है, वो भी चाहेंगे कि आगे बढ़े। पंकज साहब के जो आंकड़े वो भी यहां से हमको एक अलग रास्ते पे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन एक ओवरऑल सिनेरियो है एंड आई होप कि बहुत जल्दी चीजें फिर से पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी, जहां थोड़ी बहुत भी हमको लग रही है एंड रियल एस्टेट में सबकी घर खरीदने की इच्छा पूरी हो, हमारी तो यही कामना रहेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। एक बढ़िया रियल एस्टेट का पिक्चर हमने यहां पर पेंट किया, क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है उसकी एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश की रही। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।